मुख्तार अब्बास नकवी। उपसभापति महोदय, मैं इस फाइनेंस बिल का समर्थन करते हुए इस सरकार और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक ऐसे समय में ये बजट पेश किया है जिस समय कि देश बहुत बुरी आर्थिक अव्यवस्था से दो चार हो रहा था और देश की जो आर्थिक हालात थे उसको भ्रष्टाचार घोटालों के दानवों ने हाईजैक कर रखा था। ऐसे हालात में ये बजट पेश हुआ है। निश्चित तौर से ये बजट गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, बेरोजगार नौजवान और समृद्ध और सम्मान, भारत के समृद्धि और सम्मान का बजट है। दूरदर्शिता के साथ साथ 45 दिनों में जो सरकार को विरासत मिली थी, एक नाकामी की विरासत, एक कमज़ोर अर्थव्यवस्था की विरासत, बेरोजगारी की विरासत, महंगाई की विरासत और चौतरफा जो है वो देश में बदहाली की विरासत, उस पर मजबूती के साथ देश में विकास और विश्वास का माहौल कायम हो, ये बजट और इस बजट के पेश करने के बाद साफ तौर से देश के लोगों के बीच में दिखाई पड़ा। उपसभापति महोदय, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, गांव, गरीब, किसान मांग रहा है हिंदुस्तान। जो एक आवाज़ होती थी कि रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, तो जो रोटी, कपड़ा, मकान, जो मूलभूत सुविधाएं हुआ करती थीं, उसके लिए करके हम लोग बचपने से, जब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं छात्र जीवन से, हम लोग एक बात करते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये बात बहुत दिनों से चलती रही। रोटी को महंगाई खा गई। मकान को जो अर्थव्यवस्था है उसकी बदहाली ने मकान के सपने को चकनाचूर कर दिया और जो कपड़ा था वो कपड़े को कुशासन ने चीथड़े कर दिए उसके। और इस स्थिति ये हुई कि देश जो है वो चौतरफा बदहाली के कगार पे खड़ा हुआ। हमारे उस समय के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, मैं उनकी नीयत पर किसी तरह का शक नहीं करता। वो बहुत ईमानदारी के साथ देश के रास्ते, देश को मजबूती के और कामयाबी के रास्ते पे ले जाने के संकल्प के साथ चाहते थे काम करना। लेकिन अफसोस की बात है कि जो कुछ भी पिछली सरकार के समय में होता रहा और प्रधानमंत्री जी उस समय जो थे वो मजबूरी के साथ उस सारी चीज़ों को असहाय होकर देखते रहे और जिसका नतीजा हुआ कि देश बुरी तरह से बुरे हालात में खड़ा हुआ। जब ये देश यूपीए को दिया गया था और यूपीए सत्ता में आई थी, उस समय सकल घरेलू उत्पादन विकास दर लगभग 9%, 8.5% थी और जिस समय ये सत्ता से हटे या उससे पहले लगभग वो 4% तक रह गई। औद्योगिक विकास दर जिस समय सत्ता में आई थी यूपीए, उस समय 7.32% थी और जब सत्ता में रहे और सत्ता से हटे उस समय -2% सकल औद्योगिक विकास दर हुई। उसके साथ विदेशी कर्ज, जिसे हम कहते हैं कि जो देश को उदारवाद के रास्ते पे ले जाते लाते ये सरकार देश को उदारवाद के रास्ते पे ले गई और जब बच्चा पैदा होता है तो 15 से 20 हज़ार रुपए का विदेशी कर्ज उसके सर पर रहता है। तो जिस समय ये सरकार एनडीए से इस सरकार को मिली थी, उस समय जो है विदेशी कर्ज जो है $112 बिलियन था और जब ये सरकार इन्होंने छोड़ी है तो उस समय $390 बिलियन देश के ऊपर विदेशी कर्ज है। उसी तरह से लघु अवधि का बाहरी कर्ज, वो जिस समय जो है वो एनडीए की सरकार थी उस समय 3.9% था और जब यूपीए की सरकार जिस वक्त उसने सत्ता से हटी है उस वक्त 24.8% ये लघु अवधि का बाहरी कर्ज की स्थिति थी। तो मैं उपसभापति महोदय इसलिए कह रहा हूं कि 45 दिन की सरकार, चौतरफा चुनौतियां, चारों तरफ एक तरह से जो देश में माहौल था वो अविश्वास का माहौल था, विकास का माहौल था नहीं, करप्शन का माहौल, घोटालों का माहौल, उनकी तरक्की के अंदाज निराले थे। चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे, तो वो तरक्की का एक अंदाज था और उस अंदाज से वो तरक्की उपसभापति महोदय हो रही थी। और निश्चित तौर से मैं
कहना चाहूँगा कि मैं उस मौसम में निकला हूँ सफ़र को, है पत्तों की ज़रूरत जब शजर को, शजर मतलब कि आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर, मैं उस मौसम में निकला हूँ सफ़र को, है पत्तों की ज़रूरत जब शजर को, है चस्पा तेरी नाकामी की यादें, अजब बेहाल कर रखा है घर को। तो ऐसे हालात में उपसभापति महोदय, हमें ये सत्ता की विरासत मिली जिस समय कि घर का हाल बदहाल था, बेहाल था, और ऐसे हालात में एक ऐसा बजट पेश करना, एक देश में ऐसा विश्वास कायम करना कि ये देश फिर से तरक्की के रास्ते पर, समृद्धि के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ेगा, और बढ़ने का विश्वास जो है वो दुनिया को भी, देश को ही नहीं दुनिया को इस बात का एहसास हुआ। उपसभापति महोदय, आज जो है वो किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, बेरोजगारी की स्थिति है। उपसभापति महोदय, बेरोजगारी की स्थिति का मैं इसलिए जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि आज जो है वो हमारा नौजवान, हम आपकी कर रहे हैं क्योंकि आप इधर से उधर चले गए हैं ना। तिवारी जी प्लीज। तो जब एनडीए की शासनकाल था, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय वार्षिक रोजगार सृजन दर जो है वो 1,21,00,000 था, और जिस समय यूपीए सत्ता में आई उस वक्त महज 22 लाख प्रतिवर्ष रोजगार का दर रह गया। इसलिए जो है वो मैं इस स्थिति में, इस हालात में जो सरकार ने बजट पेश किया है, निश्चित तौर से वो सराहना की पात्र है, और उसका नतीजा और उसका असर अभी अमेरिका के एक बहुत बड़े मिस्टर केरी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास। निश्चित तौर से जो सबका साथ सबका विकास का संकल्प है, वो संकल्प केवल अब आज नरेंद्र मोदी जी का मात्र संकल्प नहीं रह गया, वो संकल्प दुनिया के तमाम लोगों का संकल्प हो गया। उस पूरी दुनिया ने इस बात को समझा है, स्वीकार किया है। वो बात सही है कि सबके साथ सबके विकास के संकल्प को दुनिया ने स्वीकार किया है, कांग्रेस स्वीकार करे या ना करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन दुनिया ने स्वीकार किया और समझा है कि सबका साथ सबका विकास ही एक भारत को श्रेष्ठ भारत बना सकता है, एक भारत को श्रेष्ठ भारत बना सकता है। और निश्चित तौर से ये सबके साथ सबके विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ ये बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया। अर्थव्यवस्था, आर्थिक हालात, हम लोग तो गांव और गरीब के लोग जब सुनते थे तो कहते थे साहब, सब्जी वाला जब सब्जी लेने जाओ तो कहते तुम्हें मालूम नहीं डॉलर कितना महंगा हो गया। अरे भैया, डॉलर से क्या मतलब, हम तो रुपए से खरीदने वाले हैं। कहते नहीं, डॉलर बहुत महंगा है इसलिए सब्जी महंगी, आलू महंगा है, प्याज महंगी है। तो डॉलर मालामाल होता रहा, रुपया कंगाल होता रहा, और कोई ऐसे साधन और कोई ऐसे उपाय नहीं किए गए जिसकी वजह से जिसके चलते कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सके। एक टैक्स रिफॉर्म, हम मानते हैं कि जो इस सरकार ने इस बजट में कई महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी घोषणाएं की हैं, उसमें टैक्स रिफॉर्म एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। मैं इसलिए पहल कर रहा हूं कि जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस है उसने कई रिकमेंडेशंस किए, जीएसटी पे किए, इंश्योरेंस पे किए, बैंकिंग पे किए, माइक्रो फाइनेंस पे किए, कई ऐसे महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस हैं जो कि ठंडे बस्ते में पड़े रहे, और सरकार ने उस पर, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने उस पर किसी तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया। और उसका एक मुख्य कारण था कि पॉलिसी पैरालिसिस थी, कई तरह के प्रधानमंत्री जी पर भी कई तरह के दबाव, कई प्रधानमंत्री, कई सुपर प्राइम मिनिस्टर, कई तरह से चीज़ें चल रही थी, इसलिए जो है वो एक समस्या थी। लेकिन हम मानते हैं कि जो सरकार ने ये टैक्स रिफॉर्म के क्रांतिकारी पहल की है, निश्चित तौर से वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, जैसे जीएसटी है, जीएसटी के बारे में कोशिश पहले भी की गई थी, और वो कई कारणों से, प्रदेशों को विश्वास में न लेने के कारणों से वो टाई फिश होती रही, बार बार टाई फिश होती रही। और जीएसटी का हमारा मानना है कि जीएसटी जिस दिन लागू होगी उस दिन देश की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ पटरी पर आएगी। इसके लिए राज्यों के बीच में कई तरह के
उपसभापति महोदय, कई कंफ्यूजन है, कई तरह से उनको कम्युनिकेशन गैप है, और हमारा मानना है कि उसके वजह से, उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से इस वक्त इस सरकार पर 50,000 करोड़ की देनदारी है राज्यों की, कई राज्यों की, और वो एक समस्या है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है और कि ये सरकार जो है, जो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस है, उसकी भी रिकमेंडेशन जीएसटी के विषय में है, उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। मेरा एक सुझाव होगा सरकार के लिए कि राज्यों के हित में ये होगा कि जो जीएसटी है उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, टैबको है, इनको राज्यों को विश्वास में लेकर के, राज्यों के साथ सामंजस्य बना करके, राज्यों के साथ बातचीत करके उसको भी शामिल किया जाए, तो उससे राज्यों को भी कई तरह की सहूलियत और कई तरह के राज्यों को भी आर्थिक उसको जो है लाभ होगा। इसके अलावा जो कर सुधार में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उसमें जो है वो 56(2) ये जो हम मानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए हम मानते हैं कि जो ब्लैक मनी की हम बात करते हैं, काले धन की बात करते हैं, काला धन जो है वो विदेशों में ही नहीं है, हमारे देश में बहुत है। और हमारे देश में जो है वो अब कोई काला धन जो है वो गड्ढे में खोद करके और पोटली में बंद करके नहीं रखता। उसको जो है, काले धन को जो है वो कई तरह से, कई रूप में, कई रंग में उसको लोग जो है वो घुमाते फिराते रहते हैं। तो हमारा मानना है कि इस कदम से नामी बेनामी प्रॉपर्टीज, इसमें उसमें जो ये गड़बड़ झाला होता है, उससे जो है वो कहीं ना कहीं जो लोकल ब्लैक मनी है उस पर एक मजबूत कंट्रोल की दिशा में एक प्रभावी पहल होगी। एफडीआई का हमारा मानना है कि एफडीआई को लेकर के देश में बहुत चर्चा हुई। एफडीआई रिटेल के बारे में हमारी पार्टी का बहुत स्पष्ट मत है कि एफडीआई रिटेल के बारे में जो देश के लोग इसके लिए तैयार नहीं है, लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एफडीआई लागू भी था, पिछली सरकार में भी एफडीआई की बहुत से क्षेत्रों में एफडीआई थी, लेकिन वो लोग इन्वेस्ट करने नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? माहौल नहीं था ऐसा। देश में जो देश का आर्थिक माहौल था वो कहीं ना कहीं करप्शन में, स्कैम्स में ने हाईजैक कर रखा था। तो लोग 100 बार सोचते थे, भैया हिंदुस्तान में 100 रुपया हमें अगर लगाना है तो भैया हाथ जोड़ता था आदमी। और आप विदेशी इन्वेस्टर की बात तो बहुत दूर है, वो छोड़ दीजिए आप। जो देश के हमारे बड़े बड़े उद्योगपति थे, औद्योगिक घराने थे, अगर वो 10% भारत में इन्वेस्ट करते थे तो उस पिछले 8 सालों में, 9 सालों में, ये पूरे रिकॉर्ड है, 8-9 सालों में 90% उन्होंने विदेशों में इन्वेस्ट किया। और इसका नतीजा हुआ कि देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देश में जो और आर्थिक सेक्टर है, वो पूरी तरह से चरमरा गया। पूरी तरह से उसकी पूरी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पैरालाइज हो गई, क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे कि लोग जो है वो, जो विदेशी इन्वेस्टर्स तो नहीं आ रहे हैं, देश के भी इन्वेस्टर्स जो है वो देश में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर का आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी है, डिफेंस सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की बात करी है। हमारा मानना है कि ये बात सही है कि जो 70% डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं वो हम विदेशों से खरीदते हैं। मैं डिफेंस की कमेटी में मेंबर रहा हूँ, बार बार इस बारे में चर्चा होती थी। बार बार ये होता था कि साहब ये सारे के सारे जो विदेशों से हम सामान खरीदते हैं, उनकी शर्तों पे ख़रीदना पड़ता था, उनकी इच्छा पे ख़रीदना पड़ता था। हमें, हमारे देश को जो है वो अगर ज़रूरत है कि हमें जो है वो 1 महीने के बाद ये चाहिए, तो कहते नहीं साहब, हम तो इसको 4 साल के बाद ही दे पाएंगे। आप हमें ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर के बाद इतना हमें एडवांस दीजिए, इतना एडवांस जो है वो आप सारे के सारा विदेशी मुद्रा में दीजिए, उसके बाद हम फिर आपके ऑर्डर पे काम शुरू करेंगे और फिर 4 साल, 5 साल, 6 साल लग जाएगा। यानी कि हमें ज़रूरत अगर अभी है तो मतलब आज खेत को ज़रूरत है कि बारिश होनी चाहिए, और बारिश जो है वो जब खेत सूख जाएगा तब होगी। तो स्थिति ये है। तो इसलिए हम मानते हैं कि ये सरकार का इस दिशा में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, जिसको कि कांग्रेस के भी समय में ये बात थी कि इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और इस दिशा में जो ये एफडीआई के बारे में, डिफेंस के बारे में और मुद्दों पे जो किया है वो बहुत सराहनीय है। किसान विकास पत्र, बहुत से महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावी मुद्दे हैं जिन पे हम सब पे चर्चा नहीं करेंगे। किसान विकास पत्र, उपसभापति महोदय,
हमारे गांव का किसान किसान विकास पत्र खरीद करके रखता था। उसके बाद वो उसके बच्चे की शादी, कोई और उसका कार्यक्रम, उसका कोई बच्चे की पढ़ाई, उसका एक वो पूंजी होती थी। अब वो पूंजी जो है वो हुंडी में नहीं रख सकता, वो पूंजी वो महाजन प्रथा के साथ नहीं होती। अब वो पूंजी जो है वो किसान विकास पत्र के माध्यम से रखता था और वो खत्म हो गया था। और उसका नतीजा हुआ कि फिर वो गांव में जो महाजन प्रथा होती है, जिसके माध्यम से जो पैसा दिया उसने पैसा दिया एक, और उसके बाद उसको जो है वो 100 जो है 100 रुपया उसको ब्याज देना पड़ता था और उसमें टूट जाता था। तो मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस दिशा में बहुत प्रभावी कदम उठाए। एक चीज। दूसरी चीज, उपसभापति महोदय, आप भी थोड़ा उर्दू जानते होंगे। चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है। ये डाकखाने वाले होते थे, ये जो है वो चिट्ठी पहुंचाते थे गांव गांव में, बड़े ईमानदार होते थे साहब। कोई कभी आज तक ये नहीं सुना होगा कि कोई पोस्टमैन बेचारा जो है वो चिट्ठी, आपके सैकड़ों किलोमीटर गांव भी है तो वहां तक पहुंचाता ही था साइकिल से लेते हुए। आज डाकखानों की क्या हालत हो गई है सर, बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो ये जो किसान विकास पत्र है, उन डाकखानों को, उन पोस्ट ऑफिसेस को, जो कि गांव में बहुत बड़ा एक सेंटर हुआ करते थे कम्युनिकेशन का, वो जो है वो फिर से एक बार पुनर्जीवित होंगे और फिर से एक बार मजबूती के साथ, बहुत मजबूती के साथ आएंगे। मैं उसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण विषय है ब्लैक मनी का। ब्लैक मनी के मुद्दे पर माननीय वित्त मंत्री जी ने निचले सदन में स्पष्ट किया कि ब्लैक मनी आएगी, वापस आएगी, निश्चित तौर से आना चाहिए। अगर भारत के धन को कोई विदेश में जाकर के किसी ने रखा है और उसको वापस आना चाहिए। 7 अक्टूबर 2011 को जो स्विट्जरलैंड से समझौता हुआ था, उस समय की सरकार ने किया था। उस समझौतों में कई कमी हो सकती है, कई चीज़ें हो सकती है, उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ब्लैक मनी पे व्हाइट पेपर आया था, वो ब्लैक मनी का व्हाइट पेपर नहीं था, वो ब्लैक मनी का ब्लैक पेपर था। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, उसमें कुछ पता नहीं चला कि किसका ब्लैक मनी है, कब आएगी, कैसे आएगी, कहां से आएगी। हमारी सरकार ने आते ही अपने उस संकल्प को मजबूती के साथ दोहराया, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई और व्यवस्था बना करके अगर ब्लैक मनी देश के किसी कोने, दुनिया के किसी कोने में है तो वो निश्चित तौर से वापस आएगी। क्योंकि हमें डर नहीं है, हमारे सत्ता के कोई साथी का ब्लैक मनी उसमें नहीं है। डर वहां रहा होगा कि कुछ सत्ता के मथाधीशों का नाम उस ब्लैक मनी के खाते में, वही खाते में जरूर रहा हो। इसलिए हम जो है वो इस बजट को, इस फाइनेंस बिल को हम समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिस्टर नकवी जी।